हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों की बात की थी। आज भी हम फिर उसी चैप्टर के आंकिक प्रश्न का अगला क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। आंकिक प्रश्न हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल अगर हम बोर्ड के एग्ज़ाम में देखें तो 60% नियर अबाउट 60% जो क्वेश्चंस हैं हमारे आंकिक प्रश्न के पूछे जा रहे हैं। तो आज हम उसी आंकिक प्रश्न के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको लेकर हम उपस्थित हैं और उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना ये क्वेश्चंस देखते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। लिखा है, यदि शुद्ध जल का प्रवैधुतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। ध्यान से सुने। प्रश्न है, प्रश्न को देखें। प्रश्न कह रहा है, जो हमारा ये क्वेश्चन है वो ये है, यदि शुद्ध जल का प्रवैधुतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। ध्यान दें, ये हमारा प्रश्न है कि यदि शुद्ध जल का प्रवैधुतांक, तो ध्यान दें जब भी हम इसका हल करेंगे तो देखें यहाँ पर जो प्रवैधुतांक है, प्रवैधुतांक को हम k से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो k है इसी को हम एप्सिलॉन r भी लिखते हैं, या हम k लिखें या एप्सिलॉन r, जिसे हम सापेक्ष विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। दोनों सेम एक ही है और इसका मान दिया है 81। ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो देखें, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। यहाँ से हमें एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी है। यही है हमारा निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r इसकी वैल्यू दी गई है 81 और एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू हमें मालूम है। इसकी वैल्यू हमें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये हमें मालूम है। हम क्या करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करके देख लें, 8.85 में 81 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें, 1 5 जा 5, 8 8 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 8 जा 64, 64 में 4 ऐड करें 68, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 64 में 6 ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगी। देखें, 8 5 जा 0, 8 8 जा 64, 64 में 4 ऐड करेंगे 68, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 7 क्या हो जाएगा 4 70। इसको ऐड करें 5 8 8 8 16, कैरी 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 7,
यहाँ डेसिमल जो देखें 1 2 डिजिट बाद है, तो 1 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल यूज कर दें, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 716.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। अब साइलेंट इक्वल टू हो जाएगा, देखें यहाँ से डेसिमल को, ये जो दशमलव है इसको 2 अंक हम आगे लाते हैं तो ये जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये देखें 2 अंक दशमलव आगे आया है तो यहाँ 2 प्लस होगा, तो 10 पे -12 में +2 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7.16 इंटू 10⁻⁻10। तो ये हो गया हमारा आंसर। निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है उसकी वैल्यू इतना आएगी। अब देखें जब भी हम आंसर लिखते हैं तो इसका मात्रक भी लिखना चाहिए, क्योंकि बिना मात्रक का आंसर अगर हम लिखते हैं तो वो फिजिक्स के अनुसार गलत होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक हमको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन का मात्रक कितना होता है। तो एप्सिलॉन का जो मात्रक है वो है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, ध्यान देंगे, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। प्रश्न को ध्यान से सुने, बार बार बोर्ड पे लिखना उचित नहीं है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो ध्यान दें, 2 सूक्ष्म गोले हैं, हम यहाँ पर 2 गोले को मान लेते हैं, ये 2 गोले हैं और 2 गोलों में से कह रहा प्रत्येक पे 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब इस पे जो है 10⁵ इलेक्ट्रॉन कम है, और आप जानते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन घटते हैं, तो उस पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। यानी इस पर भी जो आवेश होगा धनात्मक होगा, इस पर भी जो आवेश होगा वो भी धनात्मक होगा, दोनों आवेश पॉजिटिव होंगे। बट कितना होंगे ये हमको नहीं मालूम है, पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पे आवेश कितने होंगे। बस हमें इतना पता है कि दोनों पे जो आवेश हैं वो धनात्मक हैं। और ये कैसे पता चला, प्रश्न में कहा गया है कि दोनों गोलों पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उस पर आवेश ऋणात्मक होता है। तो यहाँ कमी हो रही है, इसलिए दोनों गोलों पे जो आवेश होंगे वो धनात्मक होंगे। लेकिन कितना होंगे उसकी गणना हम करेंगे। तो देखें, जब हम हल करेंगे तो पहले आवेश की गणना करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है 10⁵। इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होगा, तो क्वांटमीकरण का फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, Q = NE, ये फॉर्मूला है। यहाँ से Q की वैल्यू हम फाइंड करें तो N का मान है 10⁵, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इनका मल्टीप्लाई कर लें तो Q बराबर होगा 1.6 और ये 10⁵ है, यहाँ 10⁻⁻19 है, दोनों घात को जब जोड़ेंगे तो 10⁻14 हो जाएगा। इतना कूलम्ब चार्ज होगा, और यही चार्ज, इतने कूलम्ब का चार्ज इस पर भी होगा और इतने ही कूलम्ब का चार्ज इस पर भी होगा। यानी दोनों गोलों पर इतने कूलम्ब के धन आवेश होंगे।
प्रश्न है। और इसमें क्या दिया है, इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी है और इसका मान है 1.0 मीटर, ये इनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो कह रहा है बल कितना लगेगा। देखें, दूरी दी गई है r बराबर 1.0 मीटर। कह रहा है इनके बीच बल कितना लगेगा। तो दो आवेश हो गए, एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, और दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच का जो बल होगा F, वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है दो आवेशों के बीच का बल ज्ञात करने का। तो देखें, इतने का मान तो हमको पता है 9.0 इंटू 10⁹ Q1 Q2, यानी इस पर जो आवेश है Q1, इस पर आवेश जो है Q2, और दोनों के मान बराबर हैं कितने के, 1.6 × 10⁻14 के। तो दोनों के जगह हम 1.6 × 10⁻14 1.6 × 10⁻14 लिख दिए, बटा है R स्क्वायर। R का मान है 1.0 मीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें। F इक्वल टू 9.0, यहाँ देखें 1.6 × 1.6 है, यानी अगर हम दशमलव को कुछ समय के लिए भूल जाएं तो ये 16 × 16 हो जाएगा। तो 16 × 16 कितना हो सकता है, तो देखें 16 में 16 का गुणा कर लें, 6 6 36, 3 6 का 9 6 3 9, ये हो जाएगा 6 1 6 9 6 15 256। तो ये जो वैल्यू आएगा 256। अब यहाँ देखें, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव था, इसमें भी एक अंक के बाद, तो दो अंक के बाद दशमलव हमने लगा दिया, यानी 1.6 × 1.6 बराबर होगा 2.56। ठीक है, यहाँ देखें 10 पे -14, 10 पे -14, तो 10 पे कितना हो जाएगा, -28। ठीक है, और यहाँ 10 पे +9 है, तो इस पर +9 कर दीजिए। अब जो वैल्यू आएगा देखें, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 6 = 54 को 4 हासिल 5, 9 × 5 = 45 और 5 × 50 हासिल 5, 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 23, ये आया। दो अंक के बाद दशमलव है, हमने दो अंक बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ -28 में +9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -28 में अगर हम प्लस जोड़ें 9 तो -19 होगा, ये आ जाएगा। दशमलव को अगर एक अंक आगे लाते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा 2.304। एक अंक आगे आएगा तो यहाँ एक प्लस हो जाएगा, तो -19 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -18, यानी इतने न्यूटन का बल दोनों इस सूक्ष्म गोलों के बीच कार्य करेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेकर के हम उपस्थित हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, देखें। अब जो हमारा प्रश्न है कह रहा है 3 बिंदु आवेश -2 कूलाम। 3 आवेश हैं, एक आवेश दिया है -2 Q, ठीक है। दूसरा जो आवेश दिया है वो है +Q। जो दूसरा आवेश दिया गया है वो है +Q, और जो तीसरा आवेश है वो भी है +Q। ये 3 आवेश हैं और ये तीनों आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर हैं। अर्थात यहाँ समझें, एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, ये एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, और इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर ये आवेश रखे गए हैं। यहाँ पर देखें,
मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आवेश है वो है -2q, यहाँ पे जो आवेश है वो है +q, यहाँ पे जो आवेश है वो है +q। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है जिसकी भुजा a है, इनकी भुजा क्या है, a है। ठीक है, कह रहा है समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस पूरे निकाय का हमसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि -2q + q कूलाम के 3 आवेश हैं और ये तीनों आवेश किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर स्थित हैं और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a है। तो इस पूरे निकाय का, इस पूरे समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, चलिए हल कर रहे हैं इसको। यहां पर हल में देखें, पहले तो ये समझें कि वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कब होता है, जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, दोनों आवेश बराबर हों और चिन्ह में विपरीत हों। तो जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तब भी वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो यहाँ पर अगर हम इस भुजा की बात करें तो इस भुजा में दोनों आवेश बराबर हैं लेकिन दोनों के चिन्ह भी बराबर हैं, समान हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश बराबर और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, यहाँ पे दोनों आवेश बराबर हैं और चिन्ह भी सेम है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, यानी यह भुजा वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएगी। अब बची ये भुजा और ये भुजा। अगर हम इस भुजा को देखें तो इस भुजा में आवेश विपरीत हैं, विपरीत चिन्ह के हैं लेकिन बराबर नहीं है। यहाँ Q है, यहाँ 2Q है। इस भुजा को भी देखें तो ये भी वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएगा। आवेश विपरीत चिन्ह के हैं परंतु उनकी परिमाण बराबर नहीं है, ये Q है तो ये 2Q है। हम क्या करें, देखें ये जो -2q है इसको दो भाग में हम डिवाइड कर दें। एक जो -2q को लिखें -q और -q, दोनों -q को जब आप जोड़ेंगे तो -2q हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों -q यहाँ पर हैं तो एक -q इस +q के साथ एक द्विध्रुव बना लेगा और एक -q और इस +q के साथ एक द्विध्रुव बना लेगा। लेकिन ये द्विध्रुव कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों आवेश बराबर हैं और प्रकृति में भी समान हैं। और द्विध्रुव में दोनों आवेश बराबर लेकिन प्रकृति में समान नहीं होना चाहिए, एक धन और एक ऋण होना चाहिए। तो ये तो वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। केवल दो भुजाएं इसकी वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगी। तो जब दो भुजाएं वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगी तो यहाँ पर दो द्विध्रुव बन रहे हैं तो दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण भी होंगे, क्योंकि द्विध्रुव में ही द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। अगर जहाँ द्विध्रुव का निर्माण नहीं होगा वहाँ द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा। तो यहाँ दो द्विध्रुव हैं तो दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण बनेंगे। अब ये द्विध्रुव जब बनाएगा तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? ऋण से धन की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, ये भुजा बनाएगी तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी P1, और ये जो द्विध्रुव बनाएगा इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर ये होगी P2। और P1 P2 का मान कितना होगा? तो देखें, जो BC भुजा है, BC भुजा द्वारा बने वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा, ये जो BC भुजा है इसके द्वारा जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है उसके द्विध्रुव आघूर्ण P1 बराबर क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है Q × 2L, ये होता है। यहाँ पर
Q तो आवेश है और 2L क्या है, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो 2L हो गया A, तो ये हो गया P1 का मान। अब दूसरा द्विध्रुव कौन बन रहा है, B से A, तो लिखेंगे BA भुजा द्वारा बने वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो P2 फॉर्मूला क्या है द्विध्रुव का, Q इंटू 2L। यहां भी देखें आवेश Q ही है और 2L इनके बीच की दूरी A है, तो ये P2 का मान आ गया। ठीक है, P1 और P2 का मान निकल गया। क्लियर। लेकिन आपसे प्रश्न है कि इस पूरे निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, तो पूरे निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो पूरे निकाय का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P1 और P2 का परिणामी होगा। ठीक है, P1 और P2 का परिणामी होगा, तो P1 और P2 का परिणामी क्या होगा, तो ये P1 और P2 का परिणामी होगा P, और समबाहु चूंकि त्रिभुज बना है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखें संपूर्ण समायोजन का द्विध्रुव आघूर्ण, तो संपूर्ण समायोजन का अगर द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो P बराबर होगा, इन दोनों द्विध्रुव आघूर्णों का परिणामी क्या होगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा इस P का मान निकालने में। अब देखें वैल्यू पुटअप करें, P इक्वल टू रूट्स, ध्यान दें P1 का भी मान QA है, P2 का भी मान QA है, यानी QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर प्लस 2 P1 P1 का मान QA इंटू P2 का भी मान QA इंटू कॉस थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। P इक्वल टू देखें QA का होल स्क्वायर, QA का होल स्क्वायर 2 QA, तो इसको भी हम लिख सकते हैं Q इंटू A का होल स्क्वायर, और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 को हम क्रॉस कर दें तो P इक्वल टू आएगा QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर प्लस QA का होल स्क्वायर, यानी QA का होल स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार, तीनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3QA का होल स्क्वायर। यहाँ देखें जिसका होल स्क्वायर है वो रूट से बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा Q इंटू A और रूट में होगा 3। ठीक है, तो ये हो गया इस पूरे निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। ठीक है, तो इस पूरे निकाय का जो द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आएगा वो हो जाएगा QA√3। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें कभी कभी क्या होता है, ये जो आवेश है इसको पॉजिटिव कर देगा और इसको नेगेटिव कर देगा, समझिएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो डायग्राम हमारा चेंज हो जाएगा। डायग्राम देखिएगा, अगर मान देखिए इतना ही आएगा, बस डायग्राम में चेंजिंग होगी। डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब देखिए यहाँ पर हमने रख दिया 2Q पॉजिटिव, यहाँ पर रख दिया -Q और यहाँ पे रख दिया -Q। ठीक है,
देखें ये दोनों आपस में वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर हैं और चिन्ह में भी बराबर हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने के लिए ये जो 2q आवेश है इसको दो भाग में कर दें। ठीक है, इस 2 जैसे -2q को हमने दो भाग में किया है उसी तरह +2q को दो भाग में कर दें, तो एक +q इसके साथ द्विध्रुव बना लेगा और एक +q इसके साथ द्विध्रुव बना लेगा। तो ये जो द्विध्रुव बनाएगा ये उसकी दिशा ये हो जाएगी और ये जो द्विध्रुव बनाएगा उसकी दिशा ये हो जाएगी। ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा। इन दोनों द्विध्रुवों का जो परिणामी होगा वो ये होगा। फार्मूला सेम वही लगेगा। ठीक है, वैल्यू भी सेम यही आएगी, बस थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर +2q -q आवेश दे तो फिगर इस तरह बनेगा, लेकिन अगर -2q +q दे तो फिगर इस तरह बनेगा और दोनों के आंसर यही आएंगे सेम इसी तरह से। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। समझिएगा बात को। करा किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु आवेश है Q और इसी को केंद्र मानकर हमने इसके चारों तरफ एक इस तरह से गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी ऐसे। ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमको मिला है कितना, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखें कुल वैद्युत जो फ्लक्स है जब हम हल करेंगे तो जो दिया रहता है वो पहले लिखते हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई है वो दिया है -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इस Q कूलम के आवेश के कारण ये R त्रिज्या का जो गॉसियन पृष्ठ है इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इतना है। ठीक है, अब यहां से दो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ए में क्या पूछा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को 2 गुनी कर दें तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अगर ये त्रिज्या 10 है, अगर इसको हम 20 कर दें तो कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखें गॉस का जो थ्योरम है फ्लक्स के लिए फाई इक्वल टू है Q/ε0, ये फार्मूला है और इस फार्मूले में कहीं त्रिज्या का जिक्र नहीं हुआ है, कहीं क्षेत्रफल का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्या का जब जिक्र नहीं हुआ है तो वैद्युत जो फ्लक्स है वह गॉसियन पृष्ठ के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर। तो त्रिज्या को हम 2 गुना करें या 10 गुना करें या 20 गुना करें, वैद्युत फ्लक्स पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वैद्युत फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी। अगर त्रिज्या पे निर्भर करता तो इसमें R होता तो R का मान हम बदलते तो वैद्युत फ्लक्स बदलता, लेकिन गॉस का थ्योरम जो है वो ये है और इसमें कहीं R त्रिज्या की बात हुई नहीं है। तो जब त्रिज्या की बातें नहीं है गॉस के थ्योरम में जिससे हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, उसमें कहीं R का मान ही नहीं है, तो इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता है। तो त्रिज्या को 2 गुना 4 गुना 10 गुना 50 गुना कितना हो कर देंगे, वैद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित।
ठीक है, बदलेगा नहीं। दूसरा प्रश्न है बी भाग जो है इसका, बी भाग को देखें। बी भाग में कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान कितना होगा, इस Q का मान कितना होगा, Q का मान पूछ रहा है। तो देख लें, गॉस थ्योरम लागू कर दें, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या है, यही है, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाई का मान है दिया है -1.0 गुणे 10 पे 3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये फाई नॉट की वैल्यू है। इतने का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। अब देखें 10 पे 3 प्लस है और 10 पे -12 है, दोनों के पावर को जोड़ेंगे तो घट के कितना आएगा, 10 पे -9। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आवेश है उसका मान इतना कूलाम होगा। क्लियर, इसका मान कितना होगा, इतना कूलाम होगा। ठीक है, प्रश्न दिखने में बड़ा है बट इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए देखें, अगला जो प्रश्न है अब उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे वाले 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। समझिएगा, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है और यह आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर स्थित है। घन क्या होता है देखें, घन मतलब एक लूडो का जो पासा होता है वो घन होता है, उसमें कुल 6 फलक होती हैं, 6 साइड होती हैं। इस तरह का जो बॉक्स बनता है इसी को हम घन कहते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है और ये सब का मान दे दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, लंबाई भी 9, चौड़ाई भी 9, ऊंचाई भी 9। इसके केंद्र पर यहाँ पर एक आवेश रखा गया है Q और उस Q का मान दिया है 2 माइक्रो कूलाम। ये उस Q का मान दिया गया है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। इस आवेश के कारण ये जितने भी पृष्ठ हैं इन सभी पृष्ठों से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देख लें, दिया है, क्या दिया है, आवेश Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का सेंस होता है 10 पे -6 घात से, यानी इतना आवेश दिया है। वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, इस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, घन से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स किस प्रमेय से निकलेगा, गॉस के थ्योरम से। फाई इक्वल टू होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर ये कहता किसी एक पृष्ठ से, घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो इसमें कुल 6 फलक हैं और जब एक फलक से पूछता तो 6 से यहाँ क्या करते, भाग दे देते। लेकिन करा नेट फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स, तो अब यहाँ हम 6 से भाग नहीं देंगे। जब एक फलक से पूछता तब यहाँ 6 लिख देते क्योंकि कुल 6 फलक हैं। ठीक है, लेकिन जब नेट फ्लक्स पूछेगा तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट करेंगे। अब यहाँ पर Q का जो मान है वो है 2 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट का जो मान है 8.85
इंटू 10⁻⁻12। और इसी को हम सॉल्व कर दें, इसी को हम सॉल्व कर दें, कुल वैद्युत फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो देखें 2/8.85 ये आ गया, 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा, 10 में -6 से ये ऊपर जाएगा, +12 हो जाएगा। phi इक्वल टू 2/8.85 और ये हो जाएगा 10⁻6। आप 2 में इससे डिवाइड करें या यही आप आंसर लिख सकते हैं, यानी उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, इस घन के गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा इस आवेश के कारण, उसका मान इतना कूलम इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखा जाएगा, तो देखें वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए, इसका फॉर्मूला है। E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और ये होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो इतना वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो फिर हम अगला वीडियो लेकर के फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।